हाँ जी, गुड आफ्टरनून। लास्ट वाली क्लास अपनी स्टार्ट की थी हमने ड्रेनेज सिस्टम में। लूनी के बाद का जो ड्रेनेज सिस्टम है अपना, जिसके अंदर राजस्थान की जो प्रमुख नदियां हैं, अरेबियन सी या अरब सागर के अंदर जो मध्य अरावली से निकलने वाली मुख्य नदी है वो है लूनी नदी। फिर अरावली के सदन के अंदर सिरोही से वेस्ट बनास या पश्चिम बनास, वेस्ट बनास के बाद में उदयपुर के निकट से साबरमती, और मुख्यतः जो अपना मध्य प्रदेश वाला पार्ट है, विंध्यन माउंटेन से आने वाली मुख्य नदी है अरेबियन सी में माही। तो राजस्थान की अरब सागर की नदियों में से सिर्फ एक माही नदी ऐसी है जो विंध्यन माउंटेन से आती है, अर्थात विंध्याचल पर्वतमाला से आती है। और बाकी जितनी भी ये रिवर्स हैं ये मुख्यतः अरावली के पार्ट से, जिसमें लूनी का उद्गम होता है मध्य अरावली से, और बाकी ये जो वेस्ट बनास और साबरमती है इनका उद्गम होता है दक्षिणी अरावली से, क्योंकि सिरोही भी अपना दक्षिणी अरावली का पार्ट है और साबरमती है ये भी अपनी दक्षिणी अरावली का पार्ट है। इसके बाद में आती हैं अपनी अंतः प्रवाही नदियां, क्योंकि ड्रेनेज सिस्टम में स्टार्टिंग हेडिंग थी अपने अरब सागरीय नदियां, अरेबियन सी रिवर, और अरब सागर के बाद में दूसरा पार्ट है अपना इनलैंड, जिसमें नंबर ऑफ रिवर्स अधिक हैं, भले उनमें पानी कम हो लेकिन नदियों की संख्या अधिक है इसमें। अंतः प्रवाही नदियां, इसमें इनलैंड ड्रेनेज रिवर्स, अंतः प्रवाही नदियां। तो अंतः प्रवाही नदियां राजस्थान में लगभग 60% है। तो सेकंड जो अपना पार्ट है वो इनलैंड रिवर्स को लेकर है। तो राजस्थान में अंतः प्रवाही नदियां सर्वाधिक हैं। ये ड्रेनेज की जो करेक्टरिस्टिक या विशेषता जो लिखी थी उसमें भी लिखा था अपन ने कि इनलैंड रिवर्स आर मोस्टली फाउंड इन राजस्थान। राजस्थान में अंतःप्रवाही नदियां सर्वाधिक हैं क्योंकि यहां मरुस्थल का विस्तार अधिक है। मरुस्थल का विस्तार अधिक है। तो ऐसा अगर आपको कथन और कारण में क्वेश्चन दिए जाए कि इंडिया में सबसे ज्यादा जो इनलैंड रिवर्स है वो सर्वाधिक कहां मिलती है, राजस्थान के अंदर, तो इस स्टेटमेंट को अपने को ठीक मानना है। लेकिन इसके पीछे कारण पूछा जाए कि ऐसा क्यों है, तो इसमें कारण है कि बिकॉज डेजर्ट मैक्सिमम एक्सटेंट इन राजस्थान, क्योंकि राजस्थान में मरुस्थल का विस्तार अधिक है। अब इनलैंड इनलैंड रिवर में अंतःप्रवाही नदियों में प्रमुख नदियां कौन कौन सी हैं वो हम स्टार्ट करेंगे। सर डाउनलोड वाला ऑप्शन लेक्चर में लाइव देखने में, विदाउट डाउनलोड देखने में नेट बहुत ज़्यादा खर्च होता है, एक ही लेक्चर देखने में कंप्लीट हो जाता है या एक ही लेक्चर देख पाते हैं। देखो जैसे नेट की अगर प्रॉब्लम हो तो लेक्चर आप जैसे आज की जो क्लास अभी हुई है उसको लगभग घंटे भर बाद में डाउनलोड में भी आप ये करोगे, वे क्लास डाउनलोड इसका मीनिंग है क्लास ऑलरेडी आपके अपलोड हो जाती है और अपलोड होने के बाद आप उसको डबल स्पीड में 1.5 गुना स्पीड में आप देख सकते हो। लेकिन बाय डिफॉल्ट ये वाली स्पीड है, ये हमने आगे से क्लास प्लस ऐप है वहां से हमारी, अच्छा डाउनलोड स्टार्ट कर दिया आपने, अच्छा जो ऐप वाला जो ऑप्शन है उस ऐप वाले ऑप्शन में हमने कर दिया डाउनलोड वाला, शायद जो वेब वर्जन है उसमें पॉसिबल नहीं है वो।
तो आज जिस ड्रेनेज सिस्टम को हम स्टार्ट करेंगे वो है अपना अंतः प्रवाही नदियां। तो अंतः प्रवाही नदियों में या इनलैंड रिवर्स के अंदर अपने जो प्रमुख रिवर हम कवर करेंगे उसमें एक तो रहेगी राजस्थान के उत्तर की प्रमुख नदी घग्गर नदी। दूसरी प्रमुख नदी है तोरावाटी क्षेत्र में कांतली, जिसको काटली रिवर भी कहा जाता है क्योंकि मिट्टी का कटाव अधिक करती है शेखावाटी की ओर, इस कारण इसको काटली भी कहा जाता है। तो कांतली रिवर या काटली रिवर एक मुख्यतः जयपुर से हरियाणा की ओर जाने वाली जो मुख्य नदी है जिसको हम साबी या साहिबी नदी, इसी को नजफगढ़ का नाला भी कहा जाता है। क्योंकि दिल्ली और हरियाणा के निकट एक स्थान आता है नजफगढ़, जहां से क्रिकेट टीम के एक धुरंधर बल्लेबाज वीरेंद्र सहवाग बिलोंग करते हैं। तो उसी एरिया का संबंध है कि जहां तक ये जाते जाते एक नाले के रूप में बसती है, इस कारण नजफगढ़ दिल्ली हरियाणा बॉर्डर के निकट इसको नजफगढ़ का नाला भी कहा जाता है। जैसे जयपुर के द्रव्यवती को अमानी शाह का नाला भी कहते हैं, क्योंकि चोमो पुलिया के निकट एक दरगाह बनी हुई है अमानी शाह, जिसके किनारे से द्रव्यवती नदी जो जयपुर वाली नदी है वो निकलती है। तो उस अमानी शाह दरगाह तक आते आते वो एक नाले के रूप में, इस कारण उसको अमानी शाह का दरगाह, अमानी शाह दरगाह के आधार पर अमानी शाह का नाला भी कहा जाता है। तो राजस्थान के उत्तर से पूर्व की कुछ अंतःप्रवाही नदियां ये हैं। इनके बाद में आगे हम जो कंटिन्यूस कवर करेंगे, जिसमें एक अलवर भरतपुर के बीच में जो डीग होते हुए बहती है उसका नाम है रूपारेल नदी, जिसको वराहा रिवर भी कहा जाता है। इसके बाद में जयपुर से भरतपुर की ओर जाने वाली जो अर्जुन के बाणों से निकली नदी है वो बाणगंगा या अर्जुन की गंगा। बाणगंगा या अर्जुन गंगा के बाद में पश्चिमी राजस्थान या जैसलमेर की जो नदी है उसको हम कहते हैं काकनी, काकनी या काकनी नदी। और इसको मसूरदी नदी भी कहा जाता है। तो इस तरीके से आपके जो अंतःप्रवाही नदियां, प्रमुख नदियां जो हैं वो ये 6 हैं। उसके बाद में कुछ बची हुई नदियां जिनको हम एक साथ कवर करेंगे सांबर के नाम से, कि राजस्थान की अन्य अंतःप्रवाही नदियां। तो राजस्थान की अन्य अंतःप्रवाही नदी में सांबर में जो आने वाली जो प्रमुख नदियां हैं उनको अन्य अंतःप्रवाही नदियों के रूप में। तो एक बार जो 6 नदियां कौन कौन सी हैं एक बार ये देख लीजिए आप। ये कपिल के नंबर आ रहे हैं, उनको शायद कुछ प्रॉब्लम है, डाउनलोड में प्रॉब्लम है, एक बार टेक्निकल टीम को। तो ये जो अंतःप्रवाही नदियां हैं काकनी या काकनी तक, जिसमें काकनी जैसलमेर वाली को मसूरदी भी कहा जाता है। इसके बाद में पॉइंट नंबर 7 पे अन्य अंतःप्रवाही नदियां, यानी जो अदर इनलैंड रिवर्स के रूप में अन्य अंतःप्रवाही नदियां।
जो सांबर का ड्रेनेज है यानी सांबर नदी में आने वाला है वो हम लास्ट में कवर करेंगे। तो उसमें सबसे पहले स्टार्ट करते हैं अपन घग्गर रिवर से। जो घग्गर नदी है ये हिमालय क्षेत्र की जो सबसे दक्षिणी ब्रांच जिसको हम कहते हैं शिवालिक हिमालय, उस शिवालिक हिमालय वाले पार्ट से आती है। शिवालिक हिमालय के ऊपर जो पहाड़ियां हैं जिनका नाम है कालका हिल्स, कालका पहाड़ियां। इन कालका पहाड़ियों से, कालका पहाड़ियां हिमाचल प्रदेश, यहां से पंजाब हरियाणा होते हुए राजस्थान के अंदर हनुमानगढ़ के निकट एक स्थान आता है तलवाड़ा, उस तलवाड़ा से ये एंट्री करती है। तलवाड़ा जो हनुमानगढ़ की टीबी तहसील में है। हनुमानगढ़ तलवाड़ा टीबी तहसील, ये इसका एंट्री पॉइंट माना जाता है। यहां से नदी फिर गंगानगर होते हुए पाकिस्तान में जिस स्थान पे समाप्त मानी जाती है वह है फोर्ट अब्बास। तो फाइनली अपने पाकिस्तान वाले एरिया में यह जाती है फोर्ट अब्बास यानी अपने अब्बा के पास। तो अब्बास है फोर्ट अब्बास, ये पाकिस्तान में इसका लास्ट पॉइंट। इसका मीनिंग ये नहीं है कि यहाँ इसका संगम होता है, अर्थात इसका जो लास्ट पॉइंट है जहां रिसर्च में नदी मिलती है उस रिसर्च में लास्ट पॉइंट इसका होता है फोर्ट अब्बास के अंदर। तो इसमें रहता है कि तलवाड़ा झील जो टीबी तहसील है उस क्षेत्र से एंट्री कर जहां पे एक झील बनाती है तलवाड़ा झील, तलवाड़ा लोकेशन है वैसे, इसी नाम से वहां झील भी बनती है तलवाड़ा लेक। हनुमानगढ़ में इसके निकट कुछ सभ्यताएं हैं जिसमें एक कालीबंगा जो इंडस सिविलाइजेशन अर्थात सिंधुकालीन सभ्यता का एक पार्ट है, और इसी के निकट यानी कालीबंगा से थोड़ा डिस्टेंस पे आती है एक पीलीबंगा। तो इसमें जो नियरेस्ट सिविलाइजेशन या निकटतम सभ्यता वो कालीबंगा है और ये पीलीबंगा। तो कालीबंगा जैसे हिस्ट्री में आप पढ़ोगे जहां ब्लैक बेंगल से या काली चूड़ियां मिली हैं वो कालीबंगा, और जहां पीले रंग की चूड़ियां मिली हैं वो पीलीबंगा, अर्थात येलो बेंगल वाली पीलीबंगा और जहां ब्लैक बेंगल्स मिली हैं वो कालीबंगा। तो ये जो तलवाड़ा झील है, कालीबंगा, पीलीबंगा, ये सब घग्गर नदी के किनारे स्थित है हनुमानगढ़ डिस्ट्रिक्ट के अंदर। और इसी नदी के किनारे हनुमानगढ़ का फोर्ट स्थित है जिसको हम कहते हैं बटनेर फोर्ट। बटनेर जो दुर्ग है वो भी इसी नदी यानी घग्गर, क्योंकि उत्तरी राजस्थान में नदी केवल एक ही है घग्गर। कहीं बीकानेर चूरू वो जिले हैं जहां कोई नदी नहीं है, और बीकानेर चूरू के ऊपर जो दो जिले हैं गंगानगर हनुमानगढ़ उनके पास सिर्फ एक नदी है घग्गर रिवर। तो इसका मीनिंग ये हुआ कि बीकानेर संभाग के 4 जिलों के पास केवल एक नदी है, जिसमें बीकानेर और चूरू के अंदर किसी नदी की प्रेजेंस को नहीं माना गया है। अर्थात बीकानेर चूरू में कोई नदी नहीं है और गंगानगर हनुमानगढ़ में केवल एक नदी। तो इसका मीनिंग बटनेर किस नदी के किनारे है, तो उस एरिया में केवल एक ही नदी है घग्गर रिवर। तो इसमें जो ये जो नदी है गंगानगर से जस्ट नीचे बीकानेर जैसलमेर इस साइड में, इसका एक प्राचीन मार्ग माना गया है जो सरस्वती के नाम से है, और उसी सरस्वती नदी का भूगर्भिक जलीय अवशेष यानी जमीन में पानी हमें मिला है जैसलमेर के अंदर, जिसको हम कहते हैं लाठी सीरीज। तो ये डेजर्ट वाले एरिया में आपको बताया था लाठी सीरीज, कि लाठी सीरीज वाला एरिया कौन सा है, तो जैसलमेर में पोखरण से मोहनगढ़ के बीच का एरिया, जहां मुख्यतः सरस्वती नदी का भूगर्भिक जलीय अवशेष है, अर्थात जो
रिमेनिंग ग्राउंड वाटर, तो जमीन के अंदर जो इसी का बचा हुआ पानी है वो मुख्यतः सरस्वती के रूप में है। तो कहा जाता है इसका प्राचीन मार्ग सरस्वती के रूप में है। जो कुछ कुछ जगह जमीन के अंदर पानी ऊपर है तो वो उस प्राचीन सरस्वती का पार्ट, लेकिन अंतःप्रवाही नदी जो वर्तमान में केवल उत्तर तक सीमित रह गई, गंगानगर हनुमानगढ़, उसका वर्तमान नाम क्या है? घग्गर। तो वर्तमान की जो इनलैंड है वो घग्गर है, और प्राचीन उसका जो विशालकाय रूप है, यानी उस नदी का जो लार्ज पार्ट है वो एंशियंट टाइम पीरियड में सरस्वती के नाम से, तभी कहते हैं घग्गर का प्राचीन नाम क्या है, तब हम मानते हैं सरस्वती। तो उस प्राचीन नदी का कहा जाता है कि वर्तमान में केवल एक अवशेष मात्र बचा है। तो ये जो बची हुई नदी है घग्गर, इसको कहते हैं डेड रिवर, मृत नदी कहा जाता है। इसका मीनिंग उस विशालकाय नदी का एक छोटा पार्ट बचा है, इस कारण ये डेड अर्थात मृत नदी के नाम से भी जानी जाती है। तो इसमें जो अपने मेन पॉइंट है, एक तो ओरिजिन पॉइंट कि इस नदी का उद्गम क्या है। तो हिंदी में तो आप देखते हैं उद्गम कालका, चाहे उल्टा लिखेंगे तो भी कालका, तो कालका, कालका हिल्स। तो ये कालका हिल्स कौन से माउंटेन में? शिवालिक। कौन से राज्य में? हिमाचल प्रदेश। तो घग्गर नदी का उद्गम कहां से होता है? हिमाचल की कालका पहाड़ियों से। कौन से हिमालय से? शिवालिक हिमालय से। तो शिवालिक हिमालय से पंजाब हरियाणा होते हुए राजस्थान में एंट्री हनुमानगढ़ के तलवाड़ा से, जहां तलवाड़ा झील बनी हुई है। बाद में दो प्रमुख सभ्यताएं कालीबंगा, पीलीबंगा, और राजस्थान का हनुमानगढ़ का फोर्ट भटनेर, ये इसके किनारे हैं। उसके बाद हनुमानगढ़ के बाद ये गंगानगर होते हुए पाकिस्तान में कहा जाके समाप्त होती है। तो रिसर्च में इसका लास्ट पॉइंट माना गया फोर्ट अब्बास, पाकिस्तान। तो फोर्ट अब्बास इज द लास्ट पॉइंट ऑफ घग्गर विच इज सिचुएटेड इन पाकिस्तान। तो फोर्ट अब्बास इसका अंतिम स्थान जो कि पाकिस्तान के अंदर स्थित है। तो अब यहां से इसमें कुछ पॉइंट आते हैं अपने उद्गम संगम के बाद में इसकी विशेषताओं से। तो उद्गम संगम तो अपने उद्गम और कैचमेंट एरिया तो अपने कंप्लीट हो गए। संगम जनरली अंतःप्रवाही नदियों का अलग से नहीं लिखा जाता, इसमें लास्ट पॉइंट पूछा जा सकता है। तो लास्ट पॉइंट के रूप में है फोर्ट अब्बास, जो भी बताया था आपको, फोर्ट अब्बास पाकिस्तान। तो विशेषताओं में हम सबसे पहले कवर करेंगे इसके उपनाम या अन्य नाम, मीनिंग है अदर नेम ऑफ घग्गर। तो अदर नेम के रूप में इसको एक तो नाम दिया गया है सरस्वती नदी, जो इसका प्राचीन नाम है ओल्डेस्ट नेम। वर्तमान में इसको हम कहते हैं मृत नदी अर्थात डेड रिवर। कहा जाता है नदी पहले विशालकाय थी और अब सो चुकी है, यानी इसको सोता रिवर और नट जाति से इसकी तुलना करते हैं नट रिवर। तो राजस्थान की सोता रिवर और नट रिवर इसी को ही कहा जाता है। इसी नदी को दृष्टद्वती नदी भी कहा जाता है। दृष्टद्वती नदी या दृष्टद्वती रिवर। जबकि जयपुर वाली है वो अलग है, उसमें द्रव्य शब्द यूज होता है, द्रव्यवती नदी। तो ये तो जयपुर वाली है जिसको हम कहते हैं अमानी शाह का नाला। तो दोनों नदियां अलग अलग हैं, ये मुख्यतः दृष्टद्वती के रूप में और ये द्रव्यवती के रूप में या अमानी शाह नाले के रूप में जयपुर वाली नदी। तो इसके प्राचीन नाम अगर इन्हीं ऑप्शन में से देके पूछा जाए तो प्राचीन नाम में हम किसको मानेंगे? सरस्वती। इसका मीनिंग बाकी जो नाम है वो प्राचीन नाम नहीं होके या तो कुछ वर्तमान में पानी के कान दे दिए गए हैं, या कुछ ऐतिहासिक तौर पे कुछ नाम जो पंजाब हरियाणा की ओर, जैसे इसका दृष्टद्वती पाठ माना गया है। लेकिन इस संपूर्ण विशालकाय नदी का नाम प्राचीन, मुख्यतः हम क्या मानते हैं? एंशिएंट नेम सरस्वती मानते हैं। तो राजस्थान की किस नदी को सरस्वती नदी कहा जाता था? तो ये सरस्वती नदी जो राजस्थान के अंदर विशालकाय सरस्वती है, वो मुख्यतः वर्तमान में जिसका बचा हुआ भाग घग्गर है, और इसी घग्गर का प्राचीन नाम क्या माना जाता है? सरस्वती।
एक लूनी में सरस्वती आती है, वो अजमेर की पहाड़ियों का स्थानीय नाला है, जिसमें सागरमती प्लस सरस्वती दोनों मिलके किसको बनाती है, लूनी को। तो वो सरस्वती आपकी अलग है, अजमेर वाली सरस्वती। जबकि राजस्थान की विशालकाई सरस्वती जो कि घग्गर का प्राचीन भाग था, तो घग्गर का प्राचीन भाग या प्राचीन नाम सरस्वती नदी। फिर इसी नदी का कैचमेंट एरिया, इसका जो अपवाह क्षेत्र है राजस्थान के उत्तरी भागों से रिलेवेंट है, जिसमें इसके अपवाह क्षेत्र को हनुमानगढ़ के नजदीक कटाव होने के कारण इसको कहते हैं नाली, और नाली के पास का जो हिस्सा होता है उसको कहते हैं पाट, पाट यानी किनारा। तो हनुमानगढ़ में इसके कैचमेंट एरिया को मुख्यतः किस नाम से जाना जाता है, नाली या पाट। तो कैचमेंट एरिया ऑफ घग्गर इज नोन एज नाली और पाट इन हनुमानगढ़। जब ये पाकिस्तान में जाती है तो इसके कैचमेंट एरिया या अपवाह क्षेत्र को, तो इसका मीनिंग वो नदी के नाम नहीं है, उसके कैचमेंट एरिया का नाम है हकरा। जैसे पश्चिमी राजस्थान में कहते हैं ना कोई बढ़िया काम करता है कि हकरो काम करो, तो वैसे ही हो सकता है कि इसका उपजाऊ या अच्छा मैदानी भाग है उसके लिए कहा गया हो कि पाकिस्तान में, बाकी इसका शाब्दिक मीनिंग नहीं दिया हुआ कि हकरा का मीनिंग क्या है। तो इसका हकरा मैदान मुख्यतः कहाँ पे कहलाता है, पाकिस्तान। तो ये नदी का नाम नहीं है, इसके कैचमेंट एरिया का नाम है। तो कैचमेंट एरिया ऑफ घग्गर इज नोन एज नाली और पाट इन हनुमानगढ़ एंड कैचमेंट एरिया ऑफ घग्गर इज नोन एज हकरा इन पाकिस्तान। कि नाली और पाट इसका कैचमेंट एरिया किस क्षेत्र में है, हनुमानगढ़ में, और पाकिस्तान में इसके कैचमेंट एरिया को क्या बोला गया है, हकरा। और नाली के कारण इसके पास में पाई जाने वाली एक शिप ब्रीड है, भेड़ की नस्ल है, उसको भी नाली कहा जाता है। तो इसका मीनिंग इस नदी के किनारे पाई जाने वाली भेड़ की नस्ल को भी नाली कहा जाता है। तो नाली कैचमेंट एरिया भी है और इसके निकट पाई जाने वाली भेड़ की नस्ल भी है। तो नोट या विशेष में इस नदी के निकट निकट पाई जाने वाली सिप ब्रीड या पाई जाने वाली भेड़ की नस्ल को पाई जाने वाली भेड़ की नस्ल को भेड़ की नस्ल को नाली कहा जाता है। भेड़ की नस्ल को नाली कहा जाता है। तो राजस्थान में मुख्यतः नाली भेड़ की नस्ल कहाँ पाली जाती है, तो नाली जिसके कैचमेंट एरिया को नाली कहा जाता है उस क्षेत्र में पाली जाती है, अर्थात हनुमानगढ़ या घग्गर बेसिन के निकट। हालांकि ये घग्गर से, हनुमानगढ़ से हरियाणा और यूपी की तरफ भी पाई जाती है, लेकिन राजस्थान में संदर्भ इसका पूछा जाए यानी रिलेशन अगर पूछा जाए तो ये हनुमानगढ़ क्षेत्र में घग्गर के कैचमेंट एरिया के निकट पाली जाती है। तो ये इसका कैचमेंट एरिया हो गया जिसको विशेष नाम दिए हुए हैं। जिलों के तौर पे तो इसका कैचमेंट एरिया कौन से जिलों में है, तब तो आंसर रहेगा श्री गंगानगर एंड हनुमानगढ़, जो कि हम ऑलरेडी पहले पढ़ चुके हैं। जैसे राजस्थान का सेमेरी डेजर्ट आपको करवाया था, अर्ध शुष्क मरुस्थल, तो उसमें 4 भाग करवाए थे, लोनी बेसिन, नागौरी उच्च भूमि, शेखावाटी इनलैंड, शेखावाटी अंतःप्रवाह और एक घग्गर बेसिन। तो उसमें लिखा था घग्गर बेसिन इज एक्सटेंड इन श्री गंगानगर एंड हनुमानगढ़, कि घग्गर बेसिन कहाँ विस्तृत या फैला हुआ है, श्री गंगानगर और हनुमानगढ़ के अंदर। तो कैचमेंट एरिया जिलों के रूप में तो यहाँ विशेष नाम के तौर पे देखा है कि कैचमेंट एरिया नाली और पाट किस क्षेत्र में, हनुमानगढ़, और हकरा किस क्षेत्र में, पाकिस्तान। फिर नेक्स्ट पॉइंट आता है इसमें फोर्ट अब्बास। फोर्ट अब्बास तो लास्ट पॉइंट ऑफ घग्गर। घग्गर का जो अंतिम बिंदु है, अंतिम स्थान है, लास्ट पॉइंट ऑफ घग्गर इज नोन एज फोर्ट अब्बास।
घग्गर का अंतिम जो बिंदु है वो फोर्ट अब्बास है, जो कहाँ स्थित है, जो पाकिस्तान में स्थित। तो ये भी हम डायग्राम में ऑलरेडी देख चुके हैं। बाद में इंपोर्टेंस, हिमालय से राजस्थान में आने वाली एकमात्र नदी घग्गर। इसका मीनिंग हिमालय में इसके अलावा कोई नदी नहीं है जो राजस्थान आती है। तो हिमालय से एकमात्र नदी जो राजस्थान आती है। तो हिमालय से नदियां तो खूब आती हैं, लेकिन राजस्थान आने वाली एकमात्र नदी है, तो उसमें हम आंसर मानेंगे घग्गर को। तो हिमालय से राजस्थान आने वाली एकमात्र नदी कौन सी है? घग्गर। हिमालय में कहा जाता है जो शिवालिक माउंटेन है, इस शिवालिक माउंटेन के अंदर, ये शिवालिक माउंटेन इसकी सदर्न माउंटेन है, ये वाला पार्ट। इससे पहले यहाँ पे टेथिस सागर का जो पानी था वो मुख्यतः शिवालिक नदी के रूप में, यानी जब हिमालय का निर्माण हो रहा था और उसमें लास्ट में पार्ट जो बचा हुआ था शिवालिक, तो उस समय यहाँ जो पानी बचा हुआ था वो शिवालिक नदी, या इस साइड में हिमालय से दो नदियां आया करती है हिमालय के, एक तो पश्चिम में इंडस अर्थात सिंधु नदी, एक हिमालय के पूर्व की तरफ जो असम और अरुणाचल प्रदेश से आती है अर्थात ब्रह्मपुत्र नदी। तो इन दोनों नदियों का पानी आके शिवालिक में गिरता है, इस कारण इसमें सिंधु अर्थात जो इंडस रिवर है उसके अकॉर्डिंग इसको इंडो बोला गया है, और ब्रह्मपुत्र के आधार पे इसको ब्रह्मपुत्र अर्थात इंडो ब्रह्म नदी। इंडो ब्रह्म नदी, तो ये उसी शिवालिक रिवर या इंडो ब्रह्म नदी वाला जो पार्ट है वो धीरे धीरे माउंटेन्स के रूप में जब उठने लगा तो वहां से सरस्वती स्टार्ट हुई है। तो इस नदी के लिए कहा जाता है कि शिवालिक नदी या इंडो ब्रह्म नदी का पार्ट, यानी जहां इंडस और ब्रह्मपुत्र आके गिरती थी उसी क्षेत्र से निकलने वाली नदी है ये शिवालिक रिवर या इंडो ब्रह्म नदी का पार्ट। तो ये रिसर्च किए गए तो उसमें बताया गया कि हिमालय का जो लास्ट पार्ट था शिवालिक, वहां शिवालिक रिवर या इंडस और ब्रह्मपुत्र अर्थात सिंधु और ब्रह्मपुत्र नदी जिसमें गिरा करती उस एरिया को इंडो ब्रह्म भी कहा गया है। तो ये जो शिवालिक रिवर या इंडो ब्रह्म वाला पार्ट है वहां से बाद में इस नदी का उद्गम हुआ। तो ये भी अच्छा कि उसने कि हिमालय की इंडो ब्रह्म नदी का पार्ट राजस्थान में कौन है, तो हिमालय आ गया तो हम वैसे भी समझ जाएंगे हिमालय से केवल एक ही आती है घग्गर। घग्गर नदी हिमालय की इंडो ब्रह्म नदी इंडो ब्रह्म नदी का पार्ट या इंडो ब्रह्म नदी का भाग। तो घग्गर रिवर इज द पार्ट ऑफ इंडो ब्रह्म रिवर ऑफ हिमालय रीजन। तो ये इंडो शब्द इंडस से लिया गया है और ब्रह्म शब्द ब्रह्मपुत्र से लिया गया है। फिर इसके बाद में घग्गर नदी के बारे में एक स्टेटमेंट ये आता है, जो घग्गर नदी है वो इनलैंड रिवर में अंतः प्रवाही नदियों में भारत और राजस्थान की सबसे लंबी अंतः प्रवाही नदी है। जो इनलैंड रिवर या अंतः प्रवाही नदियां हैं उसमें इंडिया और राजस्थान की, यानी ऑफ वाले स्टेटमेंट में या के वाले स्टेटमेंट में लॉन्गेस्ट है, जबकि राजस्थान में सबसे लंबी अंतः प्रवाही नदी, तो इन राजस्थान स्टेट वाले में आंसर रहेगा कांतली। तो आपको थोड़ा सा ये देखना है कि क्वेश्चन की डिमांड क्या है। तो घग्गर नदी देश या राजस्थान की सबसे लंबी अंतः प्रवाही नदी है, तो स्टेटमेंट सही है। जबकि राजस्थान में सबसे लंबी अंतः प्रवाही नदी कौन सी है, तो राजस्थान में इनलैंड में जो लॉन्गेस्ट है अंतः प्रवाही नदियों में जो लंबी है वो कांतली है।
जिसका रिसर्च के अंदर इसकी लेंथ भी बताई हुई है, कांतली की लगभग 100 किलोमीटर। लेकिन इसका जो हिस्सा है वो केवल राजस्थान के अंदर ही है। तो घग्गर नदी देश या राजस्थान की सबसे लंबी अंतर प्रवाही नदी। देश या राजस्थान की सबसे लंबी अंतर प्रवाही नदी है। तो ये ऑफ वाले स्टेटमेंट में आंसर रहेगा। तो घग्गर इज द लॉन्गेस्ट इनलैंड रिवर ऑफ कंट्री और राजस्थान। जबकि इसी में अगर लिखा जाए कि केवल या पूर्णतः राजस्थान में या राजस्थान में सबसे लंबी अंतर प्रवाही नदी, तो में इसका आंसर चेंज हो जाएगा। राजस्थान में सबसे लंबी अंतर प्रवाही नदी। राजस्थान में सबसे लंबी अंतर प्रवाही नदी। तो राजस्थान में लॉन्गेस्ट इनलैंड रिवर के रूप में किसको माना गया है? सबसे लंबी अंतर प्रवाही नदी के रूप में किसको माना गया है? तो मैं वाले सेंस में आएगा कांतली। रिसर्च के अकॉर्डिंग इस नदी की जो लंबाई वो केवल राजस्थान के अंदर ही है और जो अप्रोक्सीमेट 100 किलोमीटर मानी गई है। तो अंतःप्रवाही नदियों में संगम नहीं होता, इस कारण जनरली लेंथ नहीं लिखी जाती। लेकिन जिन नदियों पे रिसर्च हुए हैं और रिसर्च में कुछ लेंथ मानी गई है, उसमें कांतली भी है, जिसमें अप्रोक्सीमेट इसकी जो लेंथ है या डेटा जो है वो लगभग 100 किलोमीटर माना हुआ है। तो अपने को भी वो मानना है जो मुख्यतः रिसर्च में माना गया है, क्योंकि लिखा हुआ है ऑथेंटिक बुक्स के अंदर। तो राजस्थान में सबसे लंबी अंतर प्रवाही नदी, द लॉन्गेस्ट इनलैंड रिवर इन राजस्थान, तो इन वाले स्टेटमेंट में आंसर रहेगा कांतली। और द लॉन्गेस्ट इनलैंड रिवर ऑफ राजस्थान स्टेट और कंट्री, तो राजस्थान की या भारत की सबसे लंबी अंतर प्रवाही नदी, तब आंसर हम देते हैं मुख्यतः घग्गर नदी को। तो ऑफ वाले स्टेटमेंट में आंसर रहेगा घग्गर और इन वाले में आंसर रहेगा आपका कांतली। तो इन शब्दों को ध्यान में रखना सिर्फ कि राजस्थान में सबसे लंबी अंतर प्रवाही नदी कांतली और देश या राजस्थान की सबसे लंबी अंतर प्रवाही नदी, इसमें रहेगा घग्गर। अब इसका जो नदी का प्राचीन मार्ग है वो आपको बताया हुआ है ऑलरेडी पहले, क्योंकि हमने डेजर्ट में पढ़ा था, उस टाइम बताया भी था आपको। सर घग्गर लेंथ इन राजस्थान स्टेट, घग्गर का देखो अलग से कोई लेंथ राजस्थान में मेंशन नहीं किया जाता, कोई ऑथेंटिक डेटा नहीं है घग्गर का कि राजस्थान में इसकी लेंथ कितनी है। लेकिन घग्गर की जो लेंथ है लगभग पुराने जो रिसर्च है वो लगभग 1400 किलोमीटर से भी ज्यादा मानते हैं। यानी जो हिमालय से स्टार्ट होकर अरब सागर तक जाया करती थी, वो घग्गर लगभग 1000 किलोमीटर से भी ज्यादा है, जो लगभग 1400 के आसपास मानी जाती है, 1400 किलोमीटर। लेकिन कांतली का जितना भी एरिया है वो केवल राजस्थान के अंदर सबसे लंबा है। तो ये घग्गर वाला पार्ट अपना कंप्लीट हो गया। अब घग्गर के अंदर इसके प्राचीन मार्ग को खोजने के लिए दक्षिणी भारत के कुछ रिवर स्पेशलिस्ट हैं, जैसे एक श्री राम वाड्रे थे और एक हनुमंता राय। तो श्री राम वाड्रे और हनुमंता राय को, इन दोनों को इसके प्राचीन मार्ग को खोजने के लिए अपॉइंट किया गया या नियुक्त किया गया। श्री राम वाड्रे और दूसरे व्यक्ति हैं हनुमंता राय। हनुमंता राय, लेकिन इनको खास कोई विशेष
सफल सफलता नहीं मिली। तो अभी कुछ समय पहले राजस्थान गवर्नमेंट के द्वारा डेनमार्क के साथ, ये इसमें थोड़ा अपडेट पार्ट है, तो डेनमार्क के सहयोग से डेनमार्क के सहयोग से इसका प्राचीन मार्ग डिस्कवर्ड किया जाएगा या खोजा जाएगा। तो इसमें एक अच्छा क्वेश्चन बाई चांस करंट के अकॉर्डिंग बन सकता है, तो ये डेनमार्क कंट्री का बन सकता है। तो इसके प्राचीन मार्ग को खोजने के लिए मुख्यतः किस कंट्री के साथ अभी अपनी बात चल रही है? डेनमार्क। तो डेनमार्क के साथ राजस्थान गवर्नमेंट ने ये एक एमओयू किया है जिसमें प्राचीन मार्ग को खोजने के लिए प्रयास किए जाएंगे। इनकी कोई वेव्स टेक्निक है जमीन के अंदर, मुख्यतः तकनीक या विधि है जिसके माध्यम से ऐसा किया जाएगा। तो अपने से जनरली अगर पूछा जाता है तो इतना ही पूछा जाएगा कि घग्गर या सरस्वती नदी के प्राचीन मार्ग को खोजने के लिए भारत किस राष्ट्र के साथ या किस राष्ट्र का सहयोग ले रहा है? सर ये नदी घग्गर है या घग्गर है? तो ये जो शब्द अपने लिखा है घग्गर, ये बिल्कुल सही शब्द है इसका। लेकिन वर्तमान में प्रचलन में आगे वाला जो घग्गर है, ये घर के रूप में आ गए इस रूप में। तो ज्योग्राफी वाली अब जो कुछ बुक्स हैं अब ये भी लिखती हैं, जबकि हिस्ट्री वाली जो बुक्स हैं इसका जो प्राचीन नाम है ये पहले वाला शब्द है, क्योंकि इसका जो इंग्लिश टर्म्स है वो ये है GHAGGAR। तो इसके अकॉर्डिंग ये वाला शब्द होना चाहिए स्टार्टिंग वाला। बाकी वर्तमान में प्रचलन में आगे वाला शब्द है। तो दोनों ही शब्द प्रचलन में ऑथेंटिक बुक्स के अंदर है। जैसे कुछ शब्द होते हैं जिसके प्रचलन में दो दो शब्द यानी दो दो नाम होते हैं, थोड़े बहुत मॉडिफाई शब्द होते हैं और उससे मिलता जुलता दूसरा शब्द होता है, तो उसके दोनों ही मीनिंग सही होते हैं। तो गग्गर में दोनों ही मीनिंग सही मानते हैं, दोनों का मीनिंग अपन वही मानेंगे गग्गर। तो घग्गर वाला पार्ट राजस्थान में कहां से एंट्री करता है? तलवाड़ा से। तहसील के अकॉर्डिंग पूछा जाए टीबी तहसील, जिले के अकॉर्डिंग पूछा जाए तो आंसर रहेगा हनुमानगढ़। फिर तलवाड़ा झील बनाते हुए दो सभ्यताओं के निकट से गुजरता है, कालीबंगा पीलीबंगा, और इसी के किनारे फोर्ट है बटनेर फोर्ट, बटनेर का किला। फिर गंगानगर को क्रॉस करके पाकिस्तान की ओर, मुख्यतः फोर्ट अब्बास की ओर जाती है। फोर्ट अब्बास के बाद इसका एरिया डिस्कवर नहीं किया गया, तो फोर्ट अब्बास को इसका लास्ट पॉइंट घोषित कर दिया गया। और किस क्षेत्र से आती है? तो हिमालय की ओर से आने वाली राजस्थान की एकमात्र नदी जो इंडोब्रम या शिवालिक रिवर है, उसी का एक रिमेनिंग पार्ट या उसी का ही एक हिस्सा इसको माना गया है। इसके बाद में शेखावाटी वाला जो क्षेत्र है उस साइड से बहने वाली प्रमुख नदी है कांतली। कांतली नदी, कांतली नदी का जो ओरिजिन या उद्गम है वो खंडेला की पहाड़ी सीकर, खंडेला हिल्स सीकर, ये अरावली में भी हमने बात की थी। खंडेला हिल्स सीकर। इसके बाद में इसका जो कैचमेंट एरिया या जो अपवाह क्षेत्र है, इसका जो कैचमेंट एरिया या अपवाह क्षेत्र मुख्यतः तोरावाटी के नाम से।
तोराबाटी, क्योंकि इसके किनारे तंवर डायनेस्टी ने शासन किया है, तो ये तंवर वंश के कारण ऐसा नाम है तोराबाटी। तो राजस्थान में तंवर वंश के क्षेत्र से, तोराबाटी क्षेत्र से बहने वाली नदी कौन सी है? तो तोराबाटी वाली है कांतली। तो तोराबाटी के रूप में इसका कैचमेंट एरिया एक तो सीकर में आता है और एक दूसरा झुंझुनू के अंदर आता है। इसका मीनिंग ये चूरू जिले में नहीं बहती। तो इन तीनों जिलों को मिला के शेखावाटी कहा जाता है, जबकि सीकर झुंझुनू का तंवर डायनेस्टी वाला एरिया उसको क्या कहा जाता है? तोराबाटी। तो तोराबाटी क्या है? तो कैचमेंट एरिया ऑफ कांतली इज नोन एज तोराबाटी। कांतली के अपवाद क्षेत्र को तोराबाटी कहा जाता है क्योंकि तंवर डायनेस्टी के लिए, तंवर वंशजों के लिए प्रसिद्ध है। यह क्षेत्र तंवर वंश के द्वारा शासित प्रदेश रहा है, बिकॉज दिस रीजन इज रूल्ड बाई तंवर डायनेस्टी। किसके द्वारा रूल्ड या किसके द्वारा शासित प्रदेश रहा है? यह तंवर डायनेस्टी के द्वारा शासित प्रदेश या शासन करने वाला क्षेत्र रहा है। तो इस नदी का जो इंपोर्टेंस है, खंडेला हिल्स, खंडेला पहाड़ियां, और खंडेला पहाड़ियों से मुख्यतः चूरू में एंट्री करने से पहले समाप्त हो जाती है। तो खंडेला पहाड़ियों से ये नीमका थाना क्षेत्र से निकलती है। तो इसके किनारे एक सभ्यता है गणेश्वर सिविलाइजेशन। गणेश्वर सभ्यता जो मुख्यतः सिक्कर में इस नदी के किनारे हैं। फिर नॉर्थ में अगर हम जाएं तो झुंझुनू की ओर मुख्यतः सुनारी सभ्यता, सुनारी सिविलाइजेशन, जो कि झुंझुनू डिस्ट्रिक्ट में। तो ये दो प्रमुख सभ्यताएं हैं। झुंझुनू के अंदर जो तांबे के लिए प्रसिद्ध है उस क्षेत्र में आती है खेतड़ी के निकट। और ये सिक्कर में गणेश्वर सभ्यता, नीमका थाना, जो बीच में नया जिला भी बना था। तो नीमका थाना जब बना था तो खेतड़ी भी नीमका थाना में भी था, यानी खेतड़ी पार्ट ये भी नीमका थाना का हिस्सा बन गया था। इसका मीनिंग दोनों सभ्यताएं किस क्षेत्र में आ गई थी? नीमका थाना। लेकिन जैसे ही जिला कैंसिल हुआ तो खेतड़ी जो झुंझुनू का पार्ट था वो झुंझुनू में चला गया, और नीमका थाना जो सीकर से निकाला गया वो सीकर में आ गया। तो गणेश्वर सिविलाइजेशन एंड सुनारी सिविलाइजेशन आर सिचुएटेड अलोंग कांतली रिवर। तो कांतली नदी के किनारे ये दो सभ्यताएं, जिसमें सीकर की गणेश्वर और झुंझुनू की सुनारी सभ्यता स्थित है। तो इन दोनों सभ्यताओं का संबंध राजस्थान में कांतली नदी से। जैसे जो बंगा वाली हैं, कालीबंगा, पीलीबंगा, वो घग्गर नदी से जुड़े हुए हैं। और हनुमानगढ़ की और आपकी सिविलाइजेशन या हिस्ट्री में जब सभ्यताएं पढ़ते हैं तो एक रंग महल सभ्यता भी आती है। तो ये हनुमानगढ़ की और जो सभ्यताएं वो घग्गर के निकट मानी जाती हैं। शेखावाटी या तोरावाटी की सभ्यताएं वो कांतली के निकट मानी जाती है। तो ये तो जब सिविलाइजेशन आप पढ़ते हैं तो उसमें भी रिपीट होता है आपका पार्ट। और कांतली नदी का इंपोर्टेंस है, राजस्थान में सबसे लंबी अंतःप्रवाही नदी। राजस्थान में सबसे लंबी अंतःप्रवाही नदी, राजस्थान में सबसे लंबी अंतःप्रवाही नदी। अंतःप्रवाही नदी जिसकी लंबाई अप्रोक्सीमेट कितनी मानी गई है? 100 किलोमीटर। तो ये डेटा या फैक्ट इसमें याद रखना, क्योंकि अंतःप्रवाही नदियों में बहुत कम नदियों में लंबाई बताई गई है, जिसमें एक इसमें भी है। कांतली के बाद में पॉइंट नंबर 3 है साबी नदी। साबी नदी को साहिबी नदी भी कहा जाता है। समय के साथ साथ हमने ही को गायब कर दिया, सिर्फ क्या छोड़ा है? साबी। तो साबी या साहिबी नदी, जिसको नजफगढ़ का नाला भी कहा जाता है।
नजफगढ़ का नाला या नाला ऑफ नजफगढ़। जिसको नाला ऑफ नजफगढ़ भी कहा गया है। तो ये इसी के नाम है, साबी, साहिबी, नजफगढ़ का नाला। इस नदी का जो उद्गम है वो मानते हैं सेवर पहाड़ियों से, जो जयपुर के निकट वर्तमान कोटपुतली में आती है। एक सेवर जगह भरतपुर में आती है जो सरसों अनुसंधान केंद्र के लिए प्रसिद्ध है, वो स्थान है, और ये पहाड़ियां हैं सेवर हिल्स। सेवर हिल्स जो किसके निकट है? कोटपुतली बहरोड। यहां से ओरिजिन करके, और इस नदी का जो कैचमेंट एरिया है अपुआ क्षेत्र जो है, तो कैचमेंट एरिया में एक तो वो स्थान आ जाएगा जहां से ओरिजिन करती है, यानी कोटपुतली बहरोड का पार्ट। और उसके बाद में अलवर का वो भाग जो उसके उत्तर में एक नया जिला बना है, खेरतल तिजारा। तो ये खेरतल तिजारा होते हुए और दिल्ली की ओर या हरियाणा बॉर्डर की ओर एंट्री करती है। तो खेरतल तिजारा यानी वर्तमान का भरथरी नगर। वर्तमान का भरथरी नगर। तो पुराने तौर पे अगर हम देखें तो एक कोटपुतली बहरोड, यानी मुख्यतः कोटपुतली वाले क्षेत्र से जो पुराना जयपुर था वहां से, और खेरतल तिजारा यानी जो पुराना अलवर था। तो बाई चांस इसमें नए वाले जिले कोटपुतली बहरोड या खेरतल तिजारा नहीं है, तो आंसर रहेंगे इसमें जयपुर एंड अलवर। अब जयपुर को रिप्रेजेंट कौन करता है? कोटपुतली बहरोड। और अलवर वाले उस क्षेत्र को रिप्रेजेंट कौन कर रहे हैं? खेरतल तिजारा। तो इसका मीनिंग इसमें जो के वाले शब्द हैं, एक तो के बी वाला और एक के टी वाला। तो के कोटपुतली और बी वाला बहरोड, तो कोटपुतली बहरोड, और के टी वाला है खेरथल और तिजारा। तो ये जो उत्तरी पूर्वी राजस्थान की ओर जो नए जिले के बी और के टी वाले, वो इसका कैचमेंट एरिया। उसके बाद में ये हरियाणा की ओर और गुड़गांव मैदान में जाके विलीन होती है। तो गुड़गांव तो वर्तमान में मैदान बचा ही नहीं है, गुड़गांव तो पत्थरों के शहर बन चुके हैं। तो इसका मीनिंग वहां पे पत्थर ही पत्थर है, यानी इमारतें ही इमारतें हैं। तो ये नदी गुड़गांव को क्रॉस ही नहीं कर पाती। तो इस कारण इस नदी को धीरे धीरे हमने क्या मान लिया? अंतःप्रवाही नदियां। हरियाणा के अंदर इसको आज भी यमुना का पार्ट माना गया है, अर्थात बे ऑफ बंगाल में लिखा जाता है। तो अपने जो राजस्थान बोर्ड या अपने राजस्थान के अंदर चलने वाली बुक्स हैं उसमें ये इनलैंड के रूप में है, जबकि हो सकता है इसके लास्ट में कोई यमुना के निकट इसका कोई और नाला होगा जो एक्टिव होके लास्ट में यमुना तक जा रहा है। तो इस कारण हरियाणा वाले लिखते हैं इसको बे ऑफ बंगाल, अर्थात बंगाल की खाड़ी की नदी। जबकि राजस्थान के सेंस में हम क्या मानते हैं? इसको इनलैंड। अपनी जितनी भी बुक्स हैं उनमें इसको सब में अंतःप्रवाही नदी माना हुआ है। तो हमें अंतःप्रवाही नदी ही मान के चलना है। तो इस नदी का जो कैचमेंट एरिया कुछ इस तरीके से है, साबी या साहिबी का। तो जयपुर के निकट कोटपुतली बहरोड अर्थात सेवर हिल से निकलती है। सेवर हिल्स, कोटपुतली बहरोड। यहां से उद्गमित होने के बाद इसका जो कैचमेंट एरिया खेरतल तिजारा होते हुए गुड़गांव मैदान की ओर जाके समाप्त होती। तो कोटपुतली बहरोड, उसके बाद में खेरतल तिजारा, यानी आने वाले टाइम का भरथरी नगर। हरियाणा की ओर जिस क्षेत्र में जाके विलीन होती है वो है गुड़गांव मैदान, हरियाणा। हरियाणा गुड़गांव प्लेन। तो मैदान के रूप में तो हम इसको यही लिखेंगे, गुड़गांव मैदान। बाकी पॉलिटिकल नेम इसका चेंज हो गया गुरुग्राम।
तो ये गुड़गांव प्लेन के रूप में हरियाणा की तरफ। तो राजस्थान की कौन सी नदी है जो हरियाणा के गुड़गांव प्लेन में विलीन होती है, गुड़गांव मैदान में समाप्त होती है? तो वो नदी है साबी नदी। और इसी साबी नदी के किनारे यहाँ कोटपुतली बहरोड में एक सिविलाइजेशन, एक सभ्यता भी है जिसका नाम है जोधपुरा। तो सभ्यता के नाम में जोधपुरा शब्द है। बाकी जोधपुरा सभ्यता जोधपुर में नहीं होके जयपुर से अलग हुए पार्ट कोटपुतली बहरोड में है। और इस सभ्यता का संबंध है, यहाँ हाथी दांत के अवशेष प्राप्त हुए। हाथी दांत के अवशेष। वैसे भी हाथियों के लिए सबसे ज्यादा प्रसिद्ध है जयपुर। हाथी महोत्सव जयपुर से रिलेवेंट है, जो वर्तमान में बंद है। लेकिन एलिफेंट फेस्टिवल कहाँ होता था? आमेर जयपुर। और वहीं हाथी गांव भी बना हुआ है, एलिफेंट विलेज कुंडाग्राम, कुंडागांव, आमेर। और हाथियों से संबंधित जो प्रमुख चूड़ी, हाथी दांत की जो चूड़ियां होती हैं, हाथी दांत की चूड़ियां भी राजस्थान में बड़ी रियासतों में रही हैं, जैसे जयपुर रियासत, जोधपुर रियासत, उदयपुर रियासत। क्योंकि जो रियासतें बड़ी थी, रानियां बड़ी थी, उनके शौक बड़े थे। तो इसका मीनिंग राजस्थान के अंदर जो बड़ी रियासत है उसमें एक जयपुर भी थी। तो हाथी दांत की चूड़ियां हैं, उनके मुख्यतः हैंडीक्राफ्ट या कलात्मक कार्य के लिए भी जयपुर प्रसिद्ध है। तो हाथी दांत की सभ्यता, हाथी दांत की चूड़ियां, हाथी गांव, एलिफेंट फेस्टिवल, ये ज्यादातर चीजें आपके जयपुर से जुड़ी हुई हैं। हालांकि अब ये हाथी दांत वाली सभ्यता प्रॉपर जयपुर में नहीं होके जयपुर से अलग हुए पार्ट कोटपुतली की तरफ है, यानी कोटपुतली बहरोड के अंदर। तो इस सभ्यता का संबंध जोधपुरा का साबी नदी से है। और इस सभ्यता में विशेष क्या है? रिमेन्स ऑफ आइवरी, अर्थात हाथी दांत के अवशेष। रिमेन्स ऑफ आइवरी, हाथी दांत के अवशेष। तो अगर क्वेश्चन पूछा जाए राजस्थान से उद्गमित होकर हरियाणा के गुड़गांव मैदान में विलीन होने वाली नदी, तो गुड़गांव मैदान में विलीन होने वाली नदी कौन सी है? तो उसमें माना जाता है साबी या साहिबी नदी को। इसके बाद में नेक्स्ट, अलवर से भरतपुर की ओर जाने वाली एक नदी है जिसका नाम है रूपारेल नदी। रूपारेल नदी को वराहा नदी भी कहा जाता है। वैसे वराह विष्णु का अवतार, वराह अवतार, तो वराहा नदी का दर्जा भी इसी को है, रूपारेल नदी को। और इसी नदी को लसावरी नदी भी कहा जाता है। लसावरी नदी। तो इस नदी का जो उद्गम है, ये मुख्यतः राजस्थान का जो पूर्वी भाग है, यानी अलवर के आसपास का भाग। तो अलवर का जो आसपास का हिस्सा है, वहां एक पहाड़ी आती है, उदयनाथ की पहाड़ी। तो उस उदयनाथ हिल्स, उदयनाथ पहाड़ी से इसका उद्गम होता है। उस उदयनाथ अलवर पहाड़ियों के बाद में ये बहती है मुख्यतः डीग वाले क्षेत्र से, और फाइनली ये जाती है भरतपुर। तो जब ये डीग से निकलती है तो डीग वाले क्षेत्र में इस पे एक डैम बना हुआ है, जो यूपी का एक फतेहपुर सीकरी क्षेत्र आता है। तो उस फतेहपुर सीकरी में जो टाइटल सीकरी जो लगता है, उसी नाम से एक डैम है सीकरी बांध। तो ये गलती से आप ये मत सोचना सीकरी बांध सीकर में है। सीकरी बांध आता है डीग में, रूपारेल नदी पर। तो ये तो है सीकर, सीकर नहीं होगी, ये क्या है? सीकरी डैम। तो राजस्थान में सीकरी डैम किस नदी पर है? तो ये सीकरी डैम मुख्यतः रूपारेल नदी का बांध है, जो कि अलवर के बाद यानी डीग की ओर बनता है। तो ये डीग में स्थित है सीकरी बांध। सीकरी बांध के बाद में भरतपुर में जहां फाइनली नदी समाप्त होती है, वहां एक झील आती है, मोती झील। मोती झील, जिसे लाइफ लाइन ऑफ भरतपुर भी कहा जाता है। इस मोती झील से एक लिंक मुख्यतः लोहागढ़ की तरफ दिया गया है।
कहीं जो लोहागढ़ फोर्ट है उसके निकट खाई बनी हुई है और इसमें पानी डाल के पहले भूखे मगरमच्छ छोड़े जाते हैं ताकि फोर्ट के निकट आके कोई इस पे अटैक नहीं करे। इस कारण इस दुर्ग को कभी जीता नहीं गया। राजस्थान का अजय दुर्ग जिसको माना जाता है अर्थात जो कभी नहीं जीता गया वो है लोहागढ़ फोर्ट। तो जो लोहागढ़ फोर्ट या लोहागढ़ जो दुर्ग है उस लोहागढ़ फोर्ट को और मोती झील को जोड़ने वाला जो लिंक है उसका नाम है सुजान गंगा। तो यहाँ कौन सी जान बतानी है आपको? सुजान। तो सुजान गंगा क्या है? तो सुजान गंगा एक लिंक है या यूं कह सकते हैं एक वाटर चैनल है, एक जल चैनल है। तो ये एक लिंक और चैनल है जो मोती झील और लोहागढ़ को जोड़ता है। तो सिर्फ एक लिंक के रूप में तो इसमें दो तीन पॉइंट इंपॉर्टेंट है। एक तो ये अलवर के उदयनाथ पहाड़ियों से निकलकर पहले तो हम कहते थे ए टू बी की ओर आती है, यानी अलवर से भरतपुर की ओर। अब भरतपुर से अलग हुआ एक जिला और आ गया इसमें डीग। तो अब ए टू बी के बीच में डीग डीग को भी काउंट करना है। तो ये अलवर डीग होते हुए भरतपुर में आती है, अलवर उदयनाथ पहाड़ियों से, जहां इसको रूपारेल नदी और इसी को वराहा नदी और इसी को लसावरी नदी और भरतपुर में आके मुख्यतः जो झील बनाती है मोती झील। फिर मोती झील से एक लिंक निकाला गया जिसको नाम दिया गया सुजान गंगा। तो सुजान गंगा क्या है? तो सुजान गंगा इज ए वाटर लिंक विच कनेक्ट्स फ्रॉम मोती झील टू लोहागढ़। तो मोती झील एवं लोहागढ़ को जोड़ती है। तो इसका उद्गम तो है उदयनाथ पहाड़ियां, जबकि इसका अपवाह क्षेत्र, तो अपवाह क्षेत्र वाले तीनों जिले इस डायग्राम में आ गए थे। वैसे अलवर, अलवर के बाद में मुख्यतः डीग के अंदर क्या बनाती है? सीकरी, सीकरी डैम। और डीग के बाद में लास्ट में इसमें कौन सा जिला आता है? भरतपुर। तो इसमें अलवर, डीग एंड भरतपुर ये इसका कैचमेंट एरिया है। फिर इसकी विशेषताओं के अंदर, तो विशेषताओं में एक तो इसके अपवाह क्षेत्र में आता है सीकरी बांध। तो सीकरी बांध रूपारेल नदी पर डीग में स्थित। तो इसमें लोकेशन याद रखना किस जगह पे स्थित है, डीग के अंदर। फिर बाद में दूसरा पॉइंट इस पे आता है आगे, मोती झील। झील जनरली कोई भी आती है तो उसमें अपने को दो पॉइंट पता होने चाहिए, एक तो वाटर नेचर और एक उसकी लोकेशन। तो राजस्थान में अगर अरावली के ईस्ट में कोई भी झील आती है तो वाटर नेचर तो होगा उसका मीठा, यानी मीठे पानी की झील है। फ्रेश वाटर लेक, क्योंकि अरावली के ईस्ट की ओर कोई भी खारे पानी की झील नहीं है, यानी ब्राइन वाटर में काउंट नहीं होती, खारे पानी या लवणीय झील नहीं मानी जाती। तो ये तो तय भरतपुर में है तो इसका मीनिंग मीठे पानी की झील, फ्रेश वाटर लेक। एक दूसरे कहाँ स्थित है वो इंपॉर्टेंट है। तो मोती झील मीठे पानी की झील है जो कि भरतपुर में स्थित है, जो कि कहाँ स्थित है? भरतपुर के अंदर। तो ये इसमें ध्यान रखना, इसके लोकेशन कौन सा एरिया है? भरतपुर। अब इस मोती झील का इंपॉर्टेंस है कि भरतपुर को पे ये सिंचाई के लिए जलापूर्ति करती है। तो किसी क्षेत्र के लिए कोई झील या बांध है जो पेयजल या सिंचाई के रूप में काम करे तो वहां का वो मुख्यतः लाइफ लाइन के रूप में डिफाइन होता है। जैसे जैसे टोंक और जयपुर के लिए या अजमेर के लिए बिसलपुर है, वो लाइफ लाइन के रूप में है, जीवन रेखा के रूप में है। जैसे ट्राइबल एरिया की लाइफ लाइन माही नदी है, जीवन रेखा है वहां की। तो उसी तरीके से जो मोती झील या यूं कहें रूपारेल जो नदी है वो भरतपुर के लिए एक तरीके से लाइफ लाइन के रूप में है। तो भरतपुर की लाइफ लाइन कहा गया मोती झील को। तो ये भरतपुर में स्थित मीठे पानी की झील, भरतपुर में स्थित मीठे पानी की झील। तो इसमें लोकेशन भी आ गई और इसका वाटर नेचर भी आ गया, भरतपुर में स्थित मीठे पानी की झील।
जिसे भरतपुर की जीवन रेखा भी कहा जाता है। लाइफ लाइन ऑफ भरतपुर, जिसे भरतपुर की जीवन रेखा भी कहा जाता है। भरतपुर की जीवन रेखा के साथ क्यों कहा जाता है उसका रीजन भी बताना है। सिंचाई के लिए जल आपूर्ति, बिकॉज मोती लेक या मोती झील वाटर इज सप्लाइड टू भरतपुर फॉर इरिगेशन पर्पज, क्योंकि मोती झील और भरतपुर को जलापूर्ति करती है किस पर्पज को लेकर, मुख्यतः सिंचाई के लिए। तो इसमें यह ध्यान रखना है सिंचाई के लिए जलापूर्ति करती है। फिर मोती झील की फेम मुख्यतः नील हरित शैवाल को लेकर भी मानी जाती है। जो ब्लू ग्रीन एल्गी इसमें है वो सर्वाधिक पाए जाते हैं। नील हरित शैवाल इस झील में अधिक पाए जाते हैं। इसका मीनिंग नील हरित शैवाल लगभग सभी झीलों में होते हैं, तो इसमें अधिक होते हैं नील हरित शैवाल इस झील में। इस झील में अधिक पाए जाते हैं। तो इसमें जो ब्लू ग्रीन एल्गी हैं वो अधिक होते हैं। तो ब्लू ग्रीन एल्गी इज मोस्टली फाउंड इन दिस लेक, जो उर्वरक बनाने में उपयोगी है। यानी इनसे फर्टिलाइजर बनाए जाते हैं जो उर्वरक बनाने में उपयोगी है। जो उर्वरक बनाने में उपयोगी हैं, विच आर यूजफुल इन मेकिंग फर्टिलाइजर्स, जो उर्वरक बनाने में उपयोगी हैं। सिर्फ नील हरित शैवाल क्या होते हैं, जैसे पानी वाले एरिया होते हैं, पानी वाले एरिया के पास में आप देखते हो ना शैवाल आए हुए रहते हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में शैवाल जो कहते हैं वो शैवाल होते हैं, और ये मुख्यतः फर्टिलाइजर के रूप में यूज होते हैं। जैसे कुछ खाद बनाई जाती हैं, पोटास फर्टिलाइजर होते हैं, नाइट्रेट फर्टिलाइजर होते हैं, तो उनके अंदर इसको मिक्स किया जाता है जो जमीन को मुख्यतः फर्टाइल या उपजाऊ बनाते हैं। तो ये जो नील हरित शैवाल है मुख्यतः उनकी ग्रोथ है वो इस झील में ज्यादा देखी गई। इस कारण मुख्यतः इसमें नील हरित शैवाल है उनको धीरे धीरे डेवलप किया गया। क्यों? क्योंकि इसका एज ए फर्टिलाइजर या इंडस्ट्रीज के रूप में इसका यूज होने लग गया। तो कहा जाता है राजस्थान में नील हरित शैवाल की झील में अधिक होते हैं, तो मोती झील इसमें माना जाता है आंसर। और इनका उपयोग क्या होता है, तो मोस्टली ये फर्टिलाइजर बनाने में उपयोगी होते हैं, उर्वरक या खाद बनाने में इनका उपयोग होता है। तो इसमें उदयनाथ पहाड़ियों से इसमें एक पॉइंट तो हम इसमें डीग वाला कंप्लीट हो गया, डैम वाला, सीकरी डैम जो रूपारेल नदी पर डीग में स्थित। फिर फाइनली इसके ऊपर भरतपुर की और कौन सी झील स्थित है, तो झील के रूप में आती है इसमें मोती लेक या मोती झील, जो कि मीठे पानी की झील है, क्योंकि अरावली के ईस्ट में कोई खारे पानी की झील नहीं है। और इसको दर्जा किसका दिया गया, लाइफ लाइन ऑफ भरतपुर। तो ये लाइफ लाइन ऑफ भरतपुर के रूप में है, भरतपुर की जीवन रेखा के रूप में। और भरतपुर क्षेत्र को मुख्यतः सिंचाई के लिए जलापूर्ति करती है। सिंचाई के लिए जलापूर्ति।
यानी वाटर सप्लाई फॉर इरिगेशन, सिंचाई के लिए जल आपूर्ति। इसके बाद में लास्ट एक पॉइंट इसके विशेषताओं में आता है अपने सुजान गंगा। तो सुजान गंगा क्या है? तो सुजान गंगा एक वाटर चैनल, एक लिंक है। ये एक लिंक या चैनल है जो मोती झील एवं लोहागढ़ को जोड़ता है। जो मोती झील एवं लोहागढ़ को जोड़ता है। तो इसमें डायग्राम में हमने यही पॉइंट देखा था इसमें कि मोती झील और लोहागढ़ को जोड़ने वाला जो पार्ट है वो कौन सा है? सुजान गंगा। मोती झील कहाँ स्थित है? भरतपुर। यानी जो नदी है वो अपने अंतिम रूप में मोती झील तक जाती है, यानी मोती झील का निर्माण करती है। तो यहाँ ये इनलैंड हो गई, इसका मीनिंग है किसी और नदी में नहीं मिलती, बहते बहते धरातल में या लास्ट में किसी लेक के अंदर ये समाप्त होती है, वो इनलैंड का पार्ट है। तो ये आपकी रूपारेल नदी। अब पूर्वी राजस्थान के अंदर जयपुर के निकट कोटपुतली बहरोड के पास में एक जगह आती है बेराट। बेराट में कहा जाता है कि जो पांडवों ने महाभारत काल या महाभारत युग के समय द्रौपदी और अपने जो भाई थे उनको पानी पिलाने के लिए अर्जुन ने, कहा जाता है, बेराट की पहाड़ियों को भेदना स्टार्ट किया। और उनके बाणों से जब बेराट की पहाड़ियों को भेदा गया तो उन बाणों से निकलने वाला जो गंगा का स्वरूप, उसको नाम दिया गया बाण गंगा। उसी को नाम दिया जाता है अर्जुन की गंगा। और उस अर्जुन की गंगा में मिलने वाली एक प्रमुख धारा थी ताला। तो ताला को भी इसी का ही पार्ट माना गया है। तो ताला नदी किसको कहा जाता है? ब्रह्मपुत्र, सॉरी, बाणगंगा नदी को। तो बाणगंगा, अर्जुन की गंगा और ताला नदी, ये सभी इसी के ही नाम है। और वर्तमान में ये यमुना में गिरने से पहले समाप्त हो जाती है, इस कारण इसको रुंडित भी कहा जाता है, बी हेडेड रिवर। तो वो साइक नदियां जो मुख्य नदी में गिरने से पहले समाप्त होती है उनको रुंडित या बी हेडेड रिवर कहा जाता है। तो हम नेक्स्ट रिवर जो है वो स्टार्ट करेंगे इसमें, बाणगंगा नदी। तो वैसे देखा जाए तो राजस्थान के उत्तर से पूर्व की तरफ ये जो नदियां हैं, तो उसमें उत्तर की तरफ कौन सी नदी है? घग्गर। मुख्यतः शेखावाटी से और इस साइड में चूरू की ओर चलने वाली नदी कौन सी है? कांतली। फिर सीकर से इस साइड में कोटपुतली बहरोड सेवर पहाड़ियों से निकलकर हरियाणा के मैदान में जाने वाली नदी कौन सी है? साबी नदी। और फिर यहाँ खेरतल तिजारा से नीचे अलवर की ओर से उदयनाथ की पहाड़ियों से डीग होते हुए भरतपुर के बीच जाने वाली नदी कौन सी है? तो ये रूपारेल नदी। रूपा के आगे क्या लगाना है? रेल, रूपारेल नदी। तो ये नदियों का एक सीक्वेंस है, घग्गर, कांतली, साबी, रूपारेल। फिर अब जयपुर कोटपुतली की पहाड़ियों से कोटपुतली बहरोड वाला जो एरिया है वहां से जयपुर, वहां से दौसा और दौसा से भरतपुर की ओर, जिसका प्राचीन मार्ग मुख्यतः यमुना तक। इसका मीनिंग बाणगंगा नदी पहले किसका पार्ट थी? बंगाल की खाड़ी। क्योंकि ये यमुना तक जाती है, यमुना इसके पानी को लेके गंगा में, और गंगा इन सब को लेके कहाँ जाती है? बंगाल की खाड़ी। तो ये पहले बंगाल की खाड़ी में थी 2012 तक। 2012 के अंदर इसको इंलैंड में, अर्थात एक रुंडित नदी के रूप में दर्जा दिया गया। यानी वो सहायक नदियां जो मुख्य नदी में गिरने से पहले समाप्त होती हैं, दोस ट्रिब्यूटरी विच एंड्स बिफोर मीटिंग मेन रिवर। यानी वो ट्रिब्यूटरीज जो मेन रिवर में मिलने से पहले ही समाप्त होती हैं, वो अपने आप में इनलैंड रिवर होती है। तो इनका ये सीक्वेंस है, घग्गर, कांतली, साबी, रूपारेल, उसके बाद में नीचे की ओर बाणगंगा। बाणगंगा नदी। तो इस बाणगंगा नदी का जो ओरिजिन या उद्गम है वो जयपुर के निकट पहाड़ियां हैं, जो आप अरावली में भी बात कर चुके हैं हम, बैराट हिल्स, बैराट पहाड़ियां। बैराट हिल्स वर्तमान में कोटपुतली बहरोड।
पहले जयपुर में थी, और इन्हीं पहाड़ियों के किनारे बैराट सभ्यता भी है जो बाणगंगा नदी के किनारे है। तो बैराट हिल्स, उसके बाद में इसका कैचमेंट एरिया या अपवा क्षेत्र। तो अपवा क्षेत्र ऑलरेडी हम पहले पढ़ चुके हैं, राजस्थान के पूर्वी मैदान में, जो अधिक जन घनत्व के लिए भी प्रसिद्ध है क्योंकि इसमें जलोढ़ मिट्टी अधिक होती है। तो कैचमेंट एरिया अपवा क्षेत्र में कोटपुतली बहरोड, उसके बाद में जयपुर, जयपुर के ईस्ट में कहा जाती है दौसा भरतपुर, दौसा एंड भरतपुर। तो ये इसका कैचमेंट एरिया होता है, जो राजस्थान में सबसे अधिक डेंसिटी अर्थात सर्वाधिक जनघनत्व वाला कैचमेंट एरिया माना गया है। तो जनघनत्व उन सब एरिया में अधिक होता है जहां मुख्यतः जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है। तो बाणगंगा नदी, इसका ओरिजिन माना गया है बैराट हिल्स। बैराट हिल्स से ये जयपुर होते हुए, बैराट हिल्स यानी कोटपुतली बाय रोड, यहां से जयपुर होते हुए जयपुर के ईस्ट में दौसा, दौसा को क्रॉस करके भरतपुर की ओर, भरतपुर के आगे इसका प्राचीन मार्ग माना जाता है यूपी की तरफ। एंशिएंट रूट यहां ये आगे जाके मिलती थी यूपी के अंदर यमुना से। तो ये तो प्राचीन मार्ग रह गया इसका। अब ये प्रॉपर भरतपुर तक भी नहीं जाती जहां अजान डैम बना हुआ है। एक जयपुर के निकट इसका बांध है, जहां इस बार कई बार कृत्रिम वर्षा करवाने का प्रयास भी किया गया। आने वाले टाइम में जिसको इसरदा से जोड़ा जाएगा, ये बांध है रामगढ़। ये वर्तमान में हम देखें तो बारिश के टाइम सबसे ज्यादा चर्चाओं में रहा है इस बार। क्या राज्य सरकार ने इसकी सफाई के लिए जन सहयोग है वो मांगा, और लोगों ने अपनी तरफ से श्रमदान भी किया इस एरिया में। तो ये रामगढ़ जयपुर के अंदर, तो रामगढ़ डैम या रामगढ़ बांध इसी नदी का ही बांध है जो सूखा हुआ है। यही बांध था जो 1982-83 जो एशियन गेम के अंदर नौका प्रतियोगिता है उसके अंदर ये बांध के अंदर नौका प्रतियोगिताओं को भी करवाया गया था। तो वह नदी जो लगभग 1982-83 में अपने बांध को फ्लो करते हुए जिसका एक फ्लड या बाढ़ वाला एरिया बनता था, वो नदी 30 साल बाद यानी 2012 में आने के बाद वो नदी किस में आ जाती है, इनलैंड रिवर के अंदर। इन 30 साल बाद वो नदी समाप्त हो गई, अंतः प्रवाही नदी बन जाती है। तो इसमें एक तो बाणगंगा नदी है, इसके उपनाम कौन कौन से हैं वो इंपॉर्टेंट है। तो कैचमेंट एरिया तो ऑलरेडी हमारे पहले भी पढ़े हुए हैं इसमें। इसके उपनाम में एक तो आता है अपना अर्जुन की गंगा, क्योंकि ये बाण किसने मारे थे, अर्जुन ने। तो इसका इसको अर्जुन की गंगा भी कहा जाता है, गंगा ऑफ अर्जुन। इसकी एक मुख्य धारा ताला नदी भी आती है। जयपुर से अलवर की तरफ जाते हैं तो एक स्थान आता है ताला, तो उसके नाम से ताला नदी। और इसी नदी को रुंडित नदी भी कहा जाता है। वैसे रुंडित का अपना एक मीनिंग होता है। बी हेडेड रिवर या रुंडित नदी। तो राजस्थान के अंदर बी हेडेड रिवर या रुंडित नदी का दर्जा किसको दिया गया है, बाणगंगा को। अब इस रुंडित का मीनिंग क्या होता है ये देखें। वे सहायक नदियां जो मुख्य नदी में गिरने से पहले, जो मुख्य नदी में गिरने से पहले समाप्त हो जाती है।
गिरने से पहले या पहुंचने से पहले। समाप्त हो जाती हैं, उन्हें रुंडित नदी कहा जाता है। उन्हें रुंडित नदी कहा जाता है। बी हेडेड, बी हेडेड का मीनिंग है पीछे छूट जाना, पीछे रह जाना, यानी मुख्य नदी में पहुंचने से पहले समाप्त हो जाना। बी हेडेड रिवर। और यह दर्जा राजस्थान में किस नदी को है? तो यह दर्जा है बाणगंगा को। तो ये अच्छा क्वेश्चन है कि राजस्थान में बी हेडेड रिवर या रुंडित नदी किसको बोला गया है? तो आंसर रहेगा बाणगंगा नदी। इसका मीनिंग है दोस ट्यूबट्री विच एंड बिफोर मीटिंग मेन रिवर। वे सहायक नदियां जो मुख्य नदी में मिलने से पहले या मीटिंग करने से पहले ही समाप्त हो जाएं। तो दोस ट्यूबट्रीज विच एंड बिफोर मीटिंग मेन रिवर आर नोन एज बी हेडेड रिवर्स। और इसका एग्जाम्पल अभी राजस्थान में किसको मिला है? 2012 में बाणगंगा को। तो बाणगंगा नदी 2012 में इनलैंड रिवर्स में लिस्टेड हुई है। तो बाणगंगा रिवर इज लिस्टेड इन इनलैंड रिवर सिंस 2012। तो इसका मीनिंग पहले बंगाल की खाड़ी का पार्ट थी, 2012 से ये अंतःप्रवाही नदी का पार्ट। तो एक तो इसके उपनाम, दूसरा पॉइंट इसमें अंतःप्रवाही नदियों में कब शामिल हुई? तो अंतःप्रवाही नदी में 2012 में शामिल किया गया, 2012 के अंदर। उसके बाद में इसके जो डैम प्रोजेक्ट्स हैं, बांध परियोजनाएं जो हैं, उन बांध परियोजनाओं के अंदर एक तो हमारे जयपुर के अंदर, यानी जो स्टेट कैपिटल है राजस्थान के, उसके अंदर है रामगढ़। रामगढ़ बांध परियोजना। तो इस बांध को रिवाइवल या पुनर्जीवित करने के लिए किस बांध से जोड़ा जाएगा? इसरदा बांध से। इसरदा बांध जो कि टोंक और सवाई माधोपुर की सीमा पर है। टोंक और सवाई माधोपुर, क्योंकि इसरदा का जो पहले का एरिया है वो सवाई माधोपुर है, लेकिन अब इसका कमांड एरिया बढ़ा दिया। अब इसके 12 गेट टोंक में आते हैं और 12 गेट लगभग सवाई माधोपुर। तो अब ये दोनों डिस्ट्रिक्ट में है, टोंक और सवाई माधोपुर। ये जो पहले जयपुर की सप्लाई है केवल इसरदा बिसलपुर पे डिपेंड थी, अब उसमें दूसरा डैम इसरदा भी होगा जिसकी सप्लाई जयपुर को आएगी। तो इस कारण रामगढ़ बांध है उसको भी रिवाइवल या पुनर्जीवित करने में बड़ा योगदान इसरदा का रहने वाला है, जो बनास का ही पार्ट। इसका मीनिंग इसमें इसरदा बांध से इसको जोड़ा जाएगा। तो ये अच्छा क्वेश्चन है कि जयपुर का रामगढ़ बांध किस नदी से जोड़ा जाएगा? बनास। इसरदा डैम कौन सी नदी का डैम है? बनास। तो किस नदी से जोड़ा जाएगा? बनास से। किस बांध से जोड़ा जाएगा? इसरदा सवाई माधोपुर टोंक से। और जो अजान डैम है ये ऑलरेडी जुड़ा हुआ है, क्योंकि अजान है ये सप्लाई करता है केवला देव को। अजान बांध है ये मुख्यतः वाटर सप्लाई भरतपुर केवला देव को, लेकिन इसके खुद ये पास पानी की कमी होती है तो ये सप्लाई लेता किससे है? यमुना से, यमुना लिंक नहर के द्वारा। और मुख्यतः करौली से आने वाली जो नदी है गंभीर या उसका पांचना डैम। पांचना बांध या गंभीर नदी। तो ये इसमें अच्छे क्वेश्चन है कि जो अजान डैम यानी भरतपुर में जो बना हुआ है, तो अजान बांध को जलापूर्ति किससे होती है? यमुना लिंक नहर से। तो कभी बाणगंगा जो यमुना तक पानी ले जाया करती है, आजकल वो यमुना इस साइड में पानी सप्लाई करती है। तो ड्यूरिंग लैक ऑफ वाटर इन अजान डैम, जब अजान में पानी की कमी होती है, देन वाटर इज सप्लाइड फ्रॉम यमुना लिंक कैनाल एंड गंभीर रिवर और पांचना डैम।
तो इसका मीनिंग जब इसमें खुद में पानी की कमी होती है तो इसको जलापूर्ति, एक तो यमुना लिंक नहर और एक गंभीर का बांध है पांचना डैम, वो पानी की सप्लाई करते हैं। तो डायग्राम जो हमने इस तरीके से देखा, इसमें आजकल यमुना से इसमें पानी डाला जाता है अजान के अंदर, तो ये अपने आप में यमुना लिंक नहर। और एक करौली की ओर से नदी है जो यमुना की तरफ जाती है, उस रिवर पे एक डैम बना हुआ है पांचना डैम, जहां गंभीर और उसके कुछ 5 नदियां आके मिलती हैं उसमें। तो उन 5 नदियों के अकॉर्डिंग उसको नाम दिया, क्या दिया गया है, पांचना डैम। तो पांचना डैम करौली से बाद में इस साइड में भरतपुर को ये पानी की सप्लाई दी गई है। तो अजान बांध में जब पानी की कमी होती है तो जलापूर्ति यमुना लिंक नहर, एक तो यमुना की ओर से पानी आता है यमुना लिंक नहर, या फिर ये पानी किस ओर से आता है, मुख्यतः पांचना डैम या गंभीर नदी की ओर से। तो गंभीर ये 5 सहायक नदियों पे ही बना हुआ है पांचना। तो नदी या डैम के रूप में पूछा जाए कि पानी कहां से मिलता है, तो पांचना या गंभीर, और कैनाल के रूप में तो यमुना लिंक नहर। तो कैनाल के रूप में इसको पानी प्राप्त होता है यमुना लिंक नहर, यमुना से लिंक किया गया इसको। तो ये वाला पार्ट है बाणगंगा नदी का, जो ऑलरेडी कैचमेंट एरिया के रूप में हम पहले भी पढ़ चुके हैं। तो पढ़ते टाइम इसमें पार्ट को थोड़ा सेपरेट कर लिया करो कि इस नदी के एक तो उपनाम क्या क्या रखे हुए हैं। तो जो बाणगंगा है, तो बाणगंगा क्यों है, तो अर्जुन के बाणों के कारण। तो एक तो इसको टाइटल दिया हुआ है अर्जुन की गंगा, यानी अर्जुन से रिलेशन है। और एक बाणगंगा की मुख्य धारा ताला आती है, इस कारण इसको ताला कहते हैं। मुख्य नदी में गिरने से पहले समाप्त होती है, इस कारण इसको रुंडित कहते हैं। फिर दूसरा रिलेशन इसका जो मैदानी भाग है, इस मैदानी भाग में जयपुर में रामगढ़ डैम स्थित है। रामगढ़ को पानी सप्लाई कौन देगा, सरदा यानी बनास नदी। बाद में इसी के ऊपर जयपुर के अलावा भरतपुर में एक डैम आता है अजान डैम। तो ये अजान डैम पानी सप्लाई किसको देता है, भरतपुर केवला देव को। और फिर अजान को पानी की सप्लाई कौन देता है, तो इसको सप्लाई एक तो यमुना का पार्ट यमुना लिंक नहर, और एक मुख्यतः गंभीर नदी या पांचना डैम। फिर इसमें बाणगंगा नदी को इनलैंड में कब शामिल किया गया, तो इनलैंड या अंतःप्रवाही नदी में लिस्टेड कब हुई, तो ये 2012। और मुख्यतः किस सभ्यता का, तो वो हिस्ट्री में पढ़ते हैं आप, बेराट सभ्यता का इससे संबंध है, क्योंकि बेराट की पहाड़ियों से निकल के आती है। तो बेराट सिविलाइजेशन इसी नदी के किनारे स्थित है। तो ये राजस्थान के नॉर्थ और ईस्ट की प्रमुख इनलैंड रिवर हैं, वो अपने कंप्लीट हो गई हैं। जैसे अभी आपको सीक्वेंस बताया था, घग्गर मुख्यतः शेखावाटी में ऊपर की ओर चलती है, सीकर से झुंझुनू की ओर कांतली, फिर सीकर से नीचे कोटपुतली बहरोड से हरियाणा की ओर जाती है साबी, फिर यहाँ अलवर से और भरतपुर के बीच में चलती है रूपारेल नदी। और फिर राजस्थान के पूर्वी भाग में कोटपुतली बहरोड से जयपुर दौसा और भरतपुर होते हुए और अपना प्राचीन मार्ग आगे की ओर ये जाती है यमुना तक। ये बाणगंगा नदी। और ये जो अभी रूपारेल की बात की थी, उस पे मोती झील जो लोहागढ़ को जलापूर्ति करती है, या सुजान गंगा के माध्यम से लोहागढ़ तक जुड़ी हुई। तो इसमें सीक्वेंस इस तरीके से है, घग्गर कांतली साबी रूपारेल और आगे बाणगंगा नदी। अब इसके बिल्कुल अपोजिट पश्चिमी राजस्थान के अंदर जैसलमेर में एक नदी आती है जिसको हम कहते हैं काकनी, या जिसको काकनी
या जैसलमेर लोकल में जिसको मसूरदी नदी भी कहा जाता है, तो ये काकनी नदी। काकनी काकनी रिवर, ये इसको जैसलमेर लोकल में क्या बोला जाता है? मसूरदी नदी। तो राजस्थान की वह नदी जिसको मसूरदी कहा जाता है, तो जैसलमेर की काकनी रिवर यहाँ के स्थानीय गांव से निकलती है, जिसमें स्थान का नाम है कोटरी विलेज, जैसलमेर। कोटरी गांव, जैसलमेर। यहां से निकलकर मुख्यतः ये पश्चिमी राजस्थान में डेजर्ट वाले एरिया में होते हुए मरुस्थलीय क्षेत्र में बहते हुए मुख्यतः इस एरिया में एक झील बनाते हुए समाप्त होती है। झील का नाम क्या है? बुझ झील। बुझ लेक। अब होने को भले ये डेजर्ट में है, लेकिन खारे पानी की नहीं, मीठे पानी की। तो एक तो फ्रेश वाटर लेक या मीठे पानी की झील, मीठे पानी की झील जो कि जैसलमेर में स्थित। तो इस नदी का इंपॉर्टेंस एक तो इस झील को लेके, बुझ झील को लेकर। कैचमेंट एरिया में सिर्फ इसमें जैसलमेर ही होता है, जैसलमेर के अलावा नहीं है। एक इस नदी के बारे में कुछ बुक्स में लिखा हुआ है कि राजस्थान की सबसे छोटी नदी है, राजस्थान की सबसे छोटी नदी है। तो ड्रेनेज में वैसे छोटी नदी का अंदाजा लगाना इम्पॉसिबल है, लेकिन अब कुछ जगह लिख दिया है तो अपने को भी इसको मान लेना है कि ये छोटी नदी के रूप में है। बाकी वास्तव में छोटी पहाड़ी, छोटे पठार, छोटी नदियां ज्योग्राफी के अंदर ये कभी लिखे ही नहीं जाते। तो इसका मीनिंग जहां आपकी काउंटिंग पॉसिबल हो, जहां आप देख पा रहे हो, मेजर कर पा रहे हो, वहां छोटा लिखना पॉसिबल है। तो ड्रेनेज में ये अंदाजा लगाना भी मुश्किल है कि पहाड़ियों से निकलने वाला कौन सा नाला छोटा है। हो सकता है कुछ ऐसी नदियां भी पहाड़ियों से जो 5 किलोमीटर भी नहीं चलती है, कुछ 10 किलोमीटर भी नहीं चलती, ये तो फिर भी ठीक है। रिसर्च या सर्वे में 27 किलोमीटर मानी हुई है। हालांकि ये कहीं ना कहीं जैसलमेर में होते हुए इस कारण लिख दिया गया इसको स्मॉलेस्ट रिवर ऑफ राजस्थान। तो बाई चांस पूछने राजस्थान में छोटी नदी, तो इसका कोई ऑथेंटिक सोर्स नहीं है वैसे, लेकिन फिर भी माना किसको जाएगा आंसर में? काकनी, काकने या मसूरदी को। तो इसको दी स्मॉलेस्ट रिवर ऑफ राजस्थान भी कहा जाता है, राजस्थान की सबसे छोटी नदी भी कहा जाता है। तो छोटी नदी के रूप में तो ये स्मॉलेस्ट रिवर ऑफ राजस्थान, राजस्थान की सबसे छोटी नदी जो रिसर्च में लगभग 27 किलोमीटर। तो यह राजस्थान की सबसे छोटी नदी जो पश्चिमी राजस्थान की प्रमुख नदी है, अंतःप्रवाही नदी है काकनी और काकने। और इसके बाद में अन्य अंतःप्रवाही नदियां जो लगभग 4-5 प्रमुख नदियां हैं, जिनको हम एक साथ कवर करते हैं सांभर के अंदर। तो लास्ट पॉइंट अंतःप्रवाही नदियों में अपना है अन्य अंतःप्रवाही नदियां। जिसमें अदर इनलैंड ड्रेनेज रिवर, अन्य अंतःप्रवाही नदियां जो हैं,
अन्य अंतःप्रवाही नदियों में एक तो आती है सांभर, सांभर के नॉर्थ में सिक्कर की तरफ से आने वाली नदी जो डीडवाना कुचामन में आके इससे मिलती है, उस नदी का नाम है खंडेल। खंडेल नदी का नाम इसलिए खंडेल नहीं है कि ये खंडेला की ओर से आती है, ये डीडवाना कुचामन या यूं कहीं पुराना नागौर का जो एरिया, उसमें एक जगह आती है खंडेल, उस खंडेल के पास से बहती है। लेकिन फिर भी आप तो यही याद रखना कि एक खंडेला सिक्कर की तरफ से, ताकि नदी का नाम आपको जल्दी याद हो, क्योंकि आपको ध्यान है खंडेला पहाड़ियां कहां पर है, सीकर में। तो सीकर की ओर से सांबर में आने वाली का नाम क्या है, खंडेल। तो प्रॉपर खंडेला नाम नहीं, खंडेल रिवर है, जो मुख्यतः डीडवाना कुचामन के निकट आके मिलती है। पहले यहां नागौर लिखते थे अपन। जयपुर के नॉर्थ वेस्ट उत्तर पश्चिमी भाग से मनोहरपुर के पहाड़ियों से आकर इसमें मिलने वाली एक प्रमुख नदी है, जिसका नाम है मेंथा रिवर। मेंथा नदी, जिसको मेंढा रिवर भी कहा जाता है। ये मनोहरपुर हिल्स या मनोहरपुर पहाड़ियों से निकलती है। मनोहरपुर पहाड़ियों से मुख्यतः ये सांबर के उत्तर पूर्व की ओर आके समाप्त होती है, और यहां से मनोहरपुर पहाड़ी जयपुर से दक्षिण पश्चिम की ओर आते हैं तो अजमेर, अजमेर में रूपनगढ़ क्षेत्र से निकलने वाली नदी है रूपनगढ़। तो रूपारेल नदी तो एनसीआर अलवर भरतपुर की ओर बहने वाली, और रूपनगढ़ है अजमेर। फिर यहां से सांबर के पश्चिम की ओर नागौर, जहां खारे पानी की झील अधिक है, उस साइड से आने वाली नदी इसमें है खारी नदी। और डीडवाना कुचामन के सांबर के निकट एक तहसील आती है नावा, जो डीडवाना कुचामन का ही पार्ट है नावा। यहां से सांबर में तुरंत मिलने वाली, ये निकट आता है नावा सांबर, तो इसमें तुरंत मिलने वाली का नाम है तुरतमती। तुरंत मिलने वाली का नाम क्या है, तुरतमती। तो इसमें तुरंत नहीं लिखे, तुरतमती। तो राजस्थान की किस नदी को तुरतमती, जो नावा से सांबर में जाती है। तो आप एक तो ये ध्यान रखो, इसके चारों ओर जो जिले हैं सांबर के, उसमें सबसे मेन जिला कौन सा है। तो आपको ध्यान रखना है सबसे मेन जिला जो इसकी कैपिटल है, यानी राजस्थान की कैपिटल है जयपुर। तो जो मेन है वहां से आती है मेंथा, जिस नदी के नाम को बोलते टाइम भी मेन शब्द फील हो। और वैसे सांबर में सबसे ज्यादा लवणता जमा करने वाली नदी भी मेंथा है, यानी जिसके नाम में मेन शब्द फील हो रहा है वो इसके सांबर की मेन रिवर है, मेंथा रिवर। तो राजस्थान के सांबर के निकटतम जिलों में, वैसे सांबर झील खुद भी जयपुर जिले में, क्योंकि सांबर तहसील है जो जयपुर की है, तो इसका मेन पार्ट वैसे जयपुर में ही है। वैसे फैली हुई डीडवाना कुचामन और अजमेर की सीमा में भी है। तो वैसे 3 जिलों की सीमा पे है जयपुर, नागौर के जब डीडवाना कुचामन एंड अजमेर का पार्ट। तो ये जयपुर अजमेर डीडवाना कुचामन, लेकिन मेन पार्ट इसका जयपुर में ही है। तो इसमें मेन पार्ट जहां है वो जिला इसका मेन है जयपुर, और जयपुर से मिलने वाली मनोहरपुरा पहाड़ियों की नदी मेंथा रिवर या मेंढा रिवर, जो इसमें सर्वाधिक लवणता जमा करती है। खंडेला की पहाड़ियां किस साइड में, सीकर। तो सीकर की ओर से आने वाली नदी का नाम खंडेल है। खारे पानी की झीलें किस ओर है, नागौर की तरफ, नागौर और डीडवाना कुचामन की ओर। तो वहां से आने वाली नदी का नाम खारी है। अंग्रेजों ने शासन राजस्थान में कहां से किया था, अजमेर से। तो जो अंग्रेजों का गढ़ रहा हुआ है, वहां से आने वाली का नाम रूपनगढ़। तो यहाँ ये कंफ्यूज मत हो जाना कि रूपनगढ़ है या रूपारेल। तो रूपारेल तो एनसीआर की नदी है, अर्थात अलवर भरतपुर की ओर। और ये अजमेर, जहां मेगा एग्रो फूड पार्क भी बना हुआ है, एग्रीकल्चर में आता है, इंडस्ट्रीज के लिए जो कृषि उद्योग है वो चलाए जाते हैं एग्रो फूड पार्क में या मेगा एग्रो फूड पार्क में। तो राजस्थान में एक मेगा एग्रो फूड पार्क है रूपनगढ़। तो रूपनगढ़ से आने वाली नदी का नाम भी रूपनगढ़ है, और एक नावा से तुरंत मिलने वाली का नाम क्या है, तुरतमती। तो एक तो इसमें क्वेश्चन आता है कि सर्वाधिक जो सबसे महत्वपूर्ण जो नदी है सांबर की, वो कौन सी है, मेंथा। तो जिसके नाम में मेन शब्द फील होगा वो इसकी मेन रिवर है। तो एक तो वो ध्यान रखना है कि प्रमुख नदी या सर्वाधिक लवणता लाने वाली नदी कौन है, मेंथा या मेंढा रिवर।
फिर दूसरा पॉइंट है कि सांबर किस प्रकार के अपवाह तंत्र का एग्जाम्पल है। तो जनरली जब नदियां बहती हैं तो सहायक नदियां उनकी तरफ जाके इस तरीके से मिल रही होती है। तो अधिकांश नदियां अपने इसी प्रकार की हैं, जिसमें मुख्य नदी है वो तने के रूप में और सहायक नदियां उसकी शाखा के रूप में दिखाई देती हैं। तो इस प्रकार के रिवर पैटर्न को हम कहते हैं वृक्षाकार, डेंड्रेटिक पैटर्न, वृक्षाकार नदी प्रतिरूप। कि यहाँ नदियां वो किस प्रकार का प्रतिरूप या डायग्राम या शेप बनाती हैं, तो ये बनाती हैं वृक्षाकार या डेंड्रेटिक पैटर्न। कुछ पहाड़ी क्षेत्रों से निकलने वाली नदियां, जैसे फॉर एग्जांपल हम भारत में मैकाल का एग्जांपल लें कि मैकाल पर्वतमाला के पूर्व में एक नदी बहती है, महानदी, छत्तीसगढ़ और उड़ीसा की ओर जाती है। गंगा की ओर जाने वाली एक नदी है जिसका नाम है सोन नदी, और एक मुख्यतः मैकाल के पश्चिम की ओर आने वाली नदी है नर्मदा नदी। तो पर्वतों के ऊपर अपने को पता है कभी नदी ऊपर की ओर नहीं जाती, नीचे की ओर आती है। तो इस प्रकार के नदी प्रतिरूप को या रिवर पैटर्न को नाम देते हैं अपकेंद्रीय नदी प्रतिरूप। अपकेंद्रीय नदी प्रतिरूप। तो इसका ये जो है ये अपने आप में सेंट्रीफ्यूगल के रूप में, यानी सेंटर से बाहर की ओर जाने को सेंट्रीफ्यूगल कहा जाता है, सॉरी सेंट्रीफ्यूगल या अपकेंद्रीय नदी प्रतिरूप। तो पहाड़ी क्षेत्रों की जो नदियां हैं वो मुख्यतः इस प्रकार का पैटर्न ज्यादा बनाती हैं। भारत का जो पश्चिमी घाट है वहां से नदियां जैसे ही निकलती हैं तो उसमें मलबा कम होता है तो सीधा समुद्र में चली जाती हैं। तो ये सीधी बहती है, तो इस कारण ये समानांतर नदी प्रतिरूप बनाती है, पैरेलल रिवर पैटर्न। जबकि सांबर जो झील है तो निकटतम अपवाह तंत्र को अपने अंदर लेती है। जैसे अपने ग्रामीण क्षेत्र का तालाब देख लो, कोई जोहड़ा देख लो, या कोई भी अदर जो पानी वाला एरिया, कोई झील है, तो वह आसपास की जो नदियां या ड्रेनेज उसकी तरफ आती हैं। तो सांबर भी इसी प्रकार का एग्जाम्पल है अभिकेंद्रीय नदी प्रतिरूप का। तो सांबर के बारे में बाई चांस पूछ लिया जाए किस प्रकार का नदी प्रतिरूप, तो ये अभिकेंद्रीय नदी प्रतिरूप यानी अपने अंदर की ओर ड्रेनेज को लेता है। तो जहां नदियां चारों ओर से आके एक पॉइंट पे मिलती हैं उसको कहते हैं अभिकेंद्रीय, सेंट्रीपिटल रिवर पैटर्न। और एक पॉइंट से निकलकर यानी उच्च पर्वतीय भागों से निकलकर और चारों तरफ जाएंगे तो उसको कहा जाएगा सेंट्रीफ्यूगल, अपकेंद्रीय। अपकेंद्र का मीनिंग केंद्र से दूर जाना और केंद्र की तरफ आना, इसका मीनिंग है अभिकेंद्रीय। तो सांबर में हम इसको किस प्रकार का एग्जाम्पल लिखेंगे कि अभिकेंद्रीय नदी प्रतिरूप का एग्जाम्पल है। अभिकेंद्रीय नदी प्रतिरूप, अभिकेंद्रीय मीनिंग इस तरीके से होता है कि नदियों का अलग अलग साइड से आके एक पॉइंट पे मिलना। जैसे ही सांबर वाला पॉइंट आपको दिख रहा है वो ऐसा ही है। तो सांबर लेक इज एन एग्जाम्पल ऑफ, अभिकेंद्रीय का मीनिंग होता है सेंट्रीपिटल रिवर पैटर्न। तो सांबर लेक इज एन एग्जाम्पल ऑफ सेंट्रीपिटल रिवर पैटर्न। सांबर झील अभिकेंद्रीय नदी प्रतिरूप का उदाहरण है। तो आपके जो अंतःप्रवाही नदियां हैं वो अंतःप्रवाही नदियां लगभग 6 प्रमुख, और लास्ट में सांबर के साथ लगभग ये 5 नदियां। तो सांबर से अच्छे क्वेश्चन आते हैं कि सांबर में कौन सी अंतःप्रवाही नदी नहीं आती। तो गड़बड़ आपके रूपनगढ़ बुखारेल में हो सकता है, तो इसमें रूपनगढ़ आती है। जहां अंग्रेजों ने शासन किया वो अंग्रेजों का गढ़ था अजमेर, तो अंग्रेजों के गढ़ से आने वाली का नाम रूपनगढ़ है। रूपारेल नदी अपने एनसीआर की नदी है, ये ध्यान रखना। बाकी इसमें जनरली जो गलत ऑप्शन आता है वो कांतली ज्यादा आता है कि सांबर में कौन सी नदी नहीं आती, तो मैनथा, तो मैनथा तो इसके मैन रिवर है। खारी नदी, तो खारी भी आती है। एक खारी लूनी में यानी जवाई नदी में भी जाती है, लूनी ड्रेनेज में। खारी एक ऐसी नदी है राजस्थान में जो तीनों अपवाद तंत्र में आती है, और 3 अलग अलग खारी हैं। वो जो जवाई में जाती है वो सिरोही वाली खारी है, जो सांबर में आती है वो नागौर वाली खारी है, और एक खारी जो हम आगे जाके बनास में पढ़ेंगे वो राजसमंद बिजराल की पहाड़ियों की खारी है। तो इसका मीनिंग है खारी से भी रिलेशन है, तो खारी भी ऑप्शन आ सकता है, रूपनगढ़ भी आ सकता है, कांतली। कांतली आ गया तो कांतली आंसर नहीं होगा, क्योंकि कांतली सीकर से नॉर्थ में अर्थात चूरू के बॉर्डर की तरफ चलती है। तो कौन सी नदी नहीं आती वो ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है, यहां से पहले एग्जाम्स में बना भी है। तो अपना जो ड्रेनेज वाला पार्ट है उस ड्रेनेज के अंदर 2 पार्ट अपने कंप्लीट हो गए।
एक अरेबियन सी वाला पार्ट जिसमें मुख्य नदी अपने लूनी, सिरोही वाली, पश्चिमी बनास, वेस्ट बनास, उदयपुर, पदराना की पहाड़ियों वाली साबरमती। राजस्थान की पहली नदी जिसपे रिवर फ्रंट बनाया गया, बनाया कहाँ गया? गुजरात, अहमदाबाद में। और जो कर्क रेखा को 2 बार काटती है, ट्राइबल एरिया की प्रमुख नदी, आदिवासी क्षेत्र की माही नदी। फिर इनलैंड रिवर जो आज हमने स्टार्ट किया, उसमें सबसे प्रमुख नदियों में से घग्गर, जो हिमालय क्षेत्र से आने वाली प्राचीन सरस्वती नदी का अवशेष, जिसको वर्तमान में पानी की कमी के कारण डेड रिवर अर्थात मृत नदी का दर्जा भी प्राप्त है। फिर शेखावाटी अर्थात तोरावाटी क्षेत्र की कांतली नदी। फिर सेवर पहाड़ियों से हरियाणा गुड़गांव मैदान में जाने वाली साबी या साहिबी नदी। फिर एनसीआर वाले एरिया में अलवर भरतपुर की ओर बहने वाली रूपा रेल या वराहा नदी या लसावरी नदी। और जयपुर में बैराट की पहाड़ियों से, यानी जयपुर का वो हिस्सा कोटपुतली बह रोड है, तो कोटपुतली बह रोड जयपुर, दौसा और भरतपुर की ओर जाने वाली बाणगंगा नदी। और फिर राजस्थान के पश्चिम में बहने वाली जो कांतली से मिलता जुलता नाम है, तो कांतली तो तोरावाटी की नदी है, सिक्कर झुंझुनों की। और काकनी जैसलमेर की नदी, काकनी या काकने, जिसको लोकल में मसूरदी भी कहते हैं। और फिर एक लास्ट पार्ट आता है इसमें, मुख्यतः बंगाल की खाड़ी की नदी। तो बंगाल की खाड़ी की जो नदी है, उसमें जो मुख्य नदियां हैं वो कवर करेंगे अपन। चंबल, चंबल की सबसे प्रमुख या सबसे लंबी सहायक नदी है वो बनास। फिर बनास में राइट साइड से आने वाली प्रमुख नदी है बेडच या आयड। और चंबल की तरह डायरेक्ट यमुना में जाने वाली एक नदी है करौली की गंभीर नदी। तो ये अपना इस टॉपिक का लास्ट पार्ट रहेगा, बंगाली की खाड़ी वाला पार्ट, जो कवर करेंगे अपन कल यानी नेक्स्ट क्लास में। तो आज के इस सेशन को हम यहीं कम करते हैं। थैंक यू।